नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे जहांगीरपुरी में हुए दंगों में रोहिंग्या मुस्लिमों का नाम क्यों आ रहा है। कौन है रोहिंग्या मुस्लिम जिनके नाम की चर्चा सीएए और एनआरसी के समय भी खूब सुनने को मिला था। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसक बवाल में 8 पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए हैं। हिंसक भीड़ ने घरों और दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की है, जिनमें 2 नाबालिगों समेत 23 लोग गिरफ्तार हुए। बीजेपी ने जहांगीरपुरी हिंसा के पीछे रोहिंग्या मुस्लिमों का हाथ होने का आरोप लगाया है, जबकि इसकी निष्पक्ष जांच हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। आइए समझते हैं कौन है रोहिंग्या मुस्लिम और क्यों उन पर लग रहा है हिंसा का आरोप। जहांगीरपुरी में बीजेपी ने शोभा यात्रा पर पथराव के लिए रोहिंग्या मुस्लिमों और अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या मुस्लिमों को बिजली और पानी की सुविधाएं देने का आरोप आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर लगाया। वहीं आप विधायक नरेश बालियान ने कहा कि सीबीआई से लेकर तमाम एजेंसियां बीजेपी की हैं, तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी देश के अंदर कैसे घुस पाए हैं। जहांगीरपुरी में क्या सच में है रोहिंग्या मुस्लिम, ये बड़ा सवाल है। जहांगीरपुरी एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी आजादपुर के पास स्थित है, जहां हिंदू, मुस्लिम और पंजाबी समुदाय के लोग रहते हैं। यहां बड़ी संख्या में लोग फल सब्जी के काम से जुड़े हैं और निम्न मध्यम आय वर्ग की तादाद ज़्यादा होने की वजहों से यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ भी ज़्यादा हैं, जिसे तकरीबन 8 ब्लॉक्स में बांटा गया है। जहांगीरपुरी के ब्लॉक सी और ब्लॉक H2 में मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है और जहां बांग्लादेशी मुस्लिमों और रोहिंग्या की आबादी सबसे ज़्यादा होने का दावा किया जाता है। सी ब्लॉक वही जगह है जहां शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर हिंसा हुई थी। कहा जाता है कि रोहिंग्या एक राज्य विहीन जातीय समूह है जो इस्लाम को मानने वाले हैं। ये म्यांमार के रखाइन प्रांत से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन साल 1982 में बौद्ध बहुल देश म्यांमार ने रोहिंग्या की नागरिकता छीन ली थी। रोहिंग्या के लिए म्यांमार में रहना साल 2015 से ज़्यादा खतरनाक होती चली गई और साल 2015 के बाद म्यांमार से 9 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या शरणार्थी भागकर बांग्लादेश और भारत समेत आसपास के अन्य देशों में रहने को विवश हुए हैं। माना जा रहा है कि बांग्लादेश में रोहिंग्या की संख्या 13 लाख से ज़्यादा है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के अनुसार दिल्ली में 1000 रोहिंग्या शरणार्थी रजिस्टर्ड है, जबकि वास्तविक संख्या कहीं ज़्यादा होने का अनुमान है। दिल्ली में जसोला, यमुना नदी के किनारे श्रम विहार, कंचन विहार और साउथ दिल्ली स्थित मदनपुर खादर समेत 5 ऐसे इलाके हैं जहां रोहिंग्या मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी बताई जाती है। दिल्ली में रोहिंग्या मुस्लिम अपना धर्म तक बदलने लगे हैं, ये भी कई रिपोर्ट में प्रकाशित हो चुका है। साल 2012 में भारत में रोहिंग्या मुस्लिमों की संख्या तेजी से बढ़ी है। भारत में दिसंबर 2021 तक 18,000 रोहिंग्या मुस्लिमों के होने की जानकारी गृह मंत्रालय के पास है। राज्यसभा में मोदी सरकार ने 40,000 रोहिंग्या की पॉपुलेशन अवैध रूप से रहने की बात स्वीकारी है। सरकार ने माना है कि 2 साल के दरमियान रोहिंग्या की आबादी 4 गुना बढ़ चुकी है और ये जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, दिल्ली, NCR, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मणिपुर में रह रहे हैं। सरकार के मुताबिक बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के लिए कोई शरणार्थी कैंप नहीं है, इसलिए अलग अलग प्रदेशों में ये अवैध रूप से रह रहे हैं। इसलिए सरकार रोहिंग्या को उनके देश म्यांमार भेजने की तैयारी कर रही है। सरकार रोहिंग्या को देश की सुरक्षा के लिए खतरा करार दे चुकी है। गौरतलब है कि UN द्वारा रोहिंग्या को शरणार्थी करार देने के बावजूद भारत सरकार उन्हें अवैध अप्रवासी की श्रेणी में रखती है। भारत यूनाइटेड नेशंस शरणार्थी संधि 1951 या उसके 1967 प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, इसलिए रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर UN के नियम मानने को बाध्य नहीं है। सरकार तकरीबन 40,000 रोहिंग्या को वापस म्यांमार डिपोर्ट करने की फिराक में है, लेकिन रोहिंग्या मुस्लिमों के डिपोर्ट का ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वैसे मोदी सरकार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैन, पारसी, ईसाइयों को भारतीय नागरिकता
पाने की अनुमति साल 2016 में दे चुकी है। जाहिर है इस कानून में तमाम देशों में अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। रोहिंग्या को भारत में फर्जी तरीकों से लाकर UNHRC में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और अलग अलग राज्यों में पहचान बदलकर शरण दिलाई जाती है। ऐसा करने वाले कई गिरोहों का भंडाफोड़ NIA तक कर चुकी है। भारत की राजनीति में रोहिंग्या का मुद्दा इसलिए क्यों गर्माता रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को निकालने की पक्षधर है, जबकि साल 2019 में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर रोहिंग्या मुस्लिमों को राशन कार्ड मुहैया कराने का गंभीर आरोप तक लगा चुकी है। दिल्ली में रोहिंग्या की कई अनौपचारिक बस्तियां और कैंप हैं। केंद्र सरकार किसी आधिकारिक कैंप के होने से इनकार करती है। देश में अवैध रूप से रोहिंग्या की बड़ी संख्या में आना देश के लिए खतरा है, ऐसा BSF के DG KK शर्मा साल 2018 में कह चुके हैं। रोहिंग्या के आतंकी लिंक से लेकर एंटी इंडिया गतिविधियों में शामिल होने की बात सामने आती रही है। साल 2020 में दिल्ली में शाहीन बाग और जाफराबाद में हुए CAA प्रोटेस्ट में सैकड़ों की संख्या में रोहिंग्या द्वारा हिस्सा लिया गया था, ये कई रिपोर्टों में दावा किया गया। लेकिन वोट के फायदे के लिए रोहिंग्या के राशन और आधार कार्ड तक बनवाना उनकी पहचान को साबित करने में खलल डाल रही है। सवाल फिर से वही उठ रहे हैं कि क्या जहांगीरपुरी हिंसा में रोहिंग्या मुस्लिमों का हाथ वाकई था? जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के दौरान दंगाइयों ने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेधालाल मीना पर गोली चलाई थी। मेधालाल के मुताबिक शोभा यात्रा C ब्लॉक में मस्जिद के पास जैसे ही पहुंची, पथराव शुरू हो गया था और दंगाई जो नारे लगा रहे थे वो काफी हद तक बांग्लादेशियों जैसी ही थे। जहांगीरपुरी के जिस C ब्लॉक में हिंसा हुई वहां कथित रूप से रोहिंग्या भी रहते हैं, इसलिए हनुमान जयंती के दौरान हुई हिंसा में रोहिंग्या मुस्लिमों के शामिल होने की बात को जोर शोर से उठाया जा रहा है। अब दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिसमें सच सामने आ सकेगा, जो रोहिंग्या की संलिप्तता को सिद्ध करेगा या फिर इसे राजनीतिक बयानबाजी साबित करेगा। जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट में तमाम सच साबित हो पाएगा, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जा चुकी है और जिसमें निष्पक्ष जांच की भी मांग की जा चुकी है। तो जाहिर तौर पर ये मामला जितना हिंसक है उतना पॉलिटिकल भी है और अब आप देखिए आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल राजशास्त्र में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।